हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कार्ड की। अपॉर्चुनिटी कार्ड शॉन्सन कार्ड भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और आप एज ए जर्मन लर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वैसे तो काफ़ी टाइम पहले गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, जर्मन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, बट इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग इसको ले सकते हैं और इसको मिलने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा, ये सब बात करेंगे हम डिटेल में आज की इस वीडियो में। अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है कि जर्मन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जर्मनी में लेबर की वर्क फोर्स की शॉर्टेज है, तो उसके लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया अपॉर्चुनिटी कार्ड, और ये उन सभी लोगों को मिल रहा है जो भी जर्मनी में वर्क करना चाहते हैं। बट ये जॉब सीकर वीज़ा से कैसे अलग है? अब से पहले लोग जॉब सीकर वीज़ा पे जर्मनी जाते थे, वहाँ पे काम ढूंढते थे और जब काम मिलता था तो उसको वर्क परमिट में, वर्क वीज़ा में चेंज करवा लेते थे। तो जॉब सीकर वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिक्वायरमेंट है और कौन लोग इसको ले सकते हैं ईजिली, इसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको जरूर देखना है। सबसे पहले पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, मतलब आपके 6 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए तभी आप इस कार्ड को ले सकते हो। 6 पॉइंट्स का मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें जितनी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन होगी, आपकी रिक्वायरमेंट का पैरामीटर जितना ऊपर तक जाएगा आपके लिए, उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 6 पॉइंट्स मिनिमम आपको चाहिए। बट इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं एक बार, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन लोगों के पास ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। या तो आप ग्रेजुएट हो या मास्टर्स आपने कर रखी हो अपनी कंट्री में, मतलब जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है, उसी फील्ड में आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस उसी फील्ड में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन तो आपने किसी मैकेनिकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में करी हुई है, बट आपका वर्क एक्सपीरियंस किसी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वो नहीं काम करेगा। आपकी एजुकेशन और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सेम फील्ड में होना चाहिए, सेम डोमेन में होना चाहिए। ये एक सेंसिबल बात भी है, लॉजिकल बात भी है कि आपने पढ़ाई जिस फील्ड में करी है, आपने वर्क भी उसी फील्ड में लिया होना चाहिए और उसी फील्ड को आप आगे जर्मनी में अप्लाई भी करोगे, वही आप मेंशन करोगे अपने शॉन्सन कार्ड में, अपॉर्चुनिटी कार्ड में। तो पहली चीज़, आप बैचलर हो, ग्रेजुएट होने चाहिए, या आप मास्टर्स की पढ़ाई आपने पूरी करी होनी चाहिए। 2 चीज़ें में से एक कोई भी चलेगा। बट अगर जिन्होंने बैचलर्स भी नहीं किया हुआ है उनके लिए डिप्लोमा, उन 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने किया होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी इंडिया में या आपकी जो भी कंट्री है उसमें जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो जर्मनी में मैच करना चाहिए। ये आप कैसे मैच करोगे कि आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी जो डिग्री है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। इसके लिए मैंने नीचे लिंक दिया है एनाबिन का, एनाबिन पे जाके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और मैं भी आगे वीडियो में बताऊँगा कैसे आप अपनी डिग्री, अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हो कि क्या वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है, उसको मान्यता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, सब पेपर वर्क कम कर लिया और एंड में पता लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपका जो कोर्स है वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप अपनी डिग्री को चेक कर सकते हो कि वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। ठीक है, एजुकेशन हो गया। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं एज फैक्टर। एज फैक्टर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज आपकी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब 40 ईयर्स से ज़्यादा तो आपकी एज होनी नहीं चाहिए। अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो शायद आपको पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे और आप फिर वहाँ अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। 40 से जितना कम होगा, अगर 35 एज है या 35 से कम है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। 35 और 40 के बीच अगर आपकी एज है अप्लाई करते टाइम तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो आपकी एज 35 या उससे कम होनी चाहिए तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह से लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी कंट्री है जहाँ पे मदर टंग उनकी जर्मन है, बट इंग्लिश में भी काम होता है। अगर आप बड़ी सिटी में जाते हो तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इंग्लिश भी बोलते हैं, और आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हो, आईटी फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। तो अंग्रेजी का B2 लेवल चाहिए। B2 लेवल मतलब आईलेट्स का आपका बैंड 5.5 या 5.6 होना चाहिए, वो B2 के इक्वल है। और जर्मन लेवल A1 होना चाहिए। A1 जर्मन लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। A1 सर्टिफिकेट प्लस इंग्लिश का B2 लेवल, ये दोनों चीज़ें आपके लिए मस्ट है। जर्मन A1 लेवल मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, मेरा वीडियोस आप देखते हो, और हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी आप खरीद सकते हो। और टारगेट बैच A1 A2 B1 B2 सारे अवेलेबल है। A1 की फ़ीस 999 पर मंथ, A2 की फ़ीस 999 पर मंथ, B1 2000 रुपये पर महीना। इसी तरह से फ़ीस बहुत रीज़नेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो रिकॉर्डेड कोर्स भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रिकॉर्डेड कोर्स परचेज़ कर लो, वो भी आप 1000 रुपये में ले सकते हो, चाहे A1 हो चाहे B2 हो। तो जर्मन आप मेरे से सीखोगे। इंग्लिश के लिए आप आइलेट्स के एग्ज़ाम पास करोगे, 5.5 मिनिमम बैंड है जो कि B2 लेवल के इक्वल है।
यदि अब आपकी जर्मन अगर आपने B1 लेवल तक करिए तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इंग्लिश अगर आपने C1 लेवल तक करिए तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो लैंग्वेज को अपग्रेड करो, अपने पॉइंट्स बढ़ाओ। पॉइंट्स बढ़ाओगे तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड जल्दी मिलेगा और आपके चांसेस भी बेटर होंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली एजुकेशन की। डिग्री या डिप्लोमा हो, या तो मास्टर्स किया हो या डिप्लोमा 2 साल का वोकेशनल डिग्री हो। दूसरा आपकी एजुकेशन, इंग्लिश और जर्मन। इंग्लिश में आपका B2 हो, जर्मन आपका मिनिमम A1 हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्लॉक अकाउंट। जर्मनी में आप जा रहे हो, आपको जो ड्यूरेशन है वो 1 साल की मिलेगी। जॉब सीकर वीज़ा 6 महीने का होता था। 6 महीने में अगर आप काम नहीं ढूंढ पाए तो आपको वापस कंट्री अपना आना था। बट अपॉर्चुनिटी कार्ड में आपको 1 साल तक वहाँ रहने का चांस मिलेगा। बट उन 1 सालों में आप अपना खर्चा कैसे करोगे? अभी तो आप खुद काम ढूंढ रहे हो, इसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए। ब्लॉक अकाउंट मतलब कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपये मिनिमम यूरो के हिसाब से 12 महीनों तक का आपके पास कोटा होना चाहिए। अराउंड 10 लाख रुपए के करीब इंडियन रुपीज़ बनता है। 992 रुपये 992 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको अकाउंट में शो करना है। वो आपका ब्लॉक अकाउंट है, पैसा ब्लॉक हो जाएगा और उसी अकाउंट में से आपको हर महीने पैसा मिलता रहेगा। इनकेस अगर आपको जॉब नहीं मिली तो खर्चा कैसे करोगे? कहाँ पे रहोगे? कौन आपको खर्चा देगा वहाँ पे? गवर्नमेंट नहीं देगी। तो आपके अकाउंट में से आपको हर महीने के हिसाब से 992 रुपये अपने अकाउंट्स में आपको मिलते रहेंगे हर महीने। ये होता है ब्लॉक अकाउंट। आपका पैसा आपको ही मिलेगा बट हर महीने की किस्त के हिसाब से। तो ये आपको चाहिए ब्लॉक अकाउंट। अगर ब्लॉक अकाउंट नहीं है आपके पास तो दूसरा ऑप्शन भी है। आप अपनी कंट्री में जहाँ पे हो वहीं से आप अगर एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो जर्मनी में, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी एंगेज हो किसी जॉब में, पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे हो, आपकी आमदनी है, तो आप ब्लॉक अकाउंट से बच सकते हो। बट ये बहुत मुश्किल होता है इंडिया में बैठे हुए आपको जर्मनी में ऑनलाइन कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। अगर है तो आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा एक और तरीका है स्पाउस वीज़ा। अगर आप और आपके स्पाउस, हस्बैंड है तो आपकी वाइफ और वाइफ है तो अगर आपके हस्बैंड, दोनों का ही अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, फुलफिल, दोनों ही अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हो, राइट सूटेबल कैंडिडेट हो, तो आपको पॉइंट्स और मिल सकते हैं। आपकी वाइफ को भी 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब आपको अपने स्पाउस से भी 1 पॉइंट मिल सकता है। तो इसमें आपके पॉइंट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। जो मिनिमम 6 पॉइंट्स हैं वो आप इजीली ले सकते हो। तो समझ रहे हो आप, पॉइंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड में। और जैसे आप जर्मनी पहुंच जाओगे, अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको मिल जाएगा। 1 साल तक आप वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब करने की आपको पूरी अनुमति होगी, पूरी परमिशन होगी ऑफिशियल लीगल तरीके से। आपको जॉब पार्ट टाइम करनी है बट आपको जॉब ढूंढनी है अपने फील्ड में। ये आपको फील्ड में अपने जॉब ढूंढनी है, ये नहीं कि पूरा 1 साल आपने पार्ट टाइम जॉब में ही निकाल दिया। आपको अपने रिलेवेंट फील्ड में जॉब ढूंढनी है। बट जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। और जैसे आपको जॉब मिल जाएगी आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क वीज़ा को आप बढ़ा के 3 साल कर सकते हो और 5 साल करने के बाद आप जर्मन पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है। धीरे धीरे आप जर्मन सिटीजन भी बन सकते हो। शुरुआत अपॉर्चुनिटी कार्ड से होगी, 1 साल के वीज़ा से होगी, 1 साल को 2 साल, 2 साल को 3 साल और ऐसे 3 साल को 5 साल। और जैसे ही आपके 5 साल जर्मनी में पूरे हो जाएंगे आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले 3 साल में आप जर्मन PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट रेजिडेंसी। रूल पहले बहुत अलग थे, डिफ़िकल्ट थे, अब जर्मन गवर्नमेंट ने भी चेंज कर दिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो फील्ड है, अगर वो जर्मन लेबर मार्केट के हिसाब से ऐसे फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है जिसमें जर्मनी में डिमांड है, कुछ ऐसे फील्ड हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसे सेक्टर्स डिसाइड किए हुए हैं जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है और आपका एक्सपीरियंस उसी फील्ड में है, तो आपको और ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है अपॉर्चुनिटी कार्ड का। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एनाबिन पे आपको अपनी डिग्री और अपनी इंस्टीट्यूशन, अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करना है कि क्या वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए आपको सिस्टम के लेके चलूँगा और आपको सिस्टम पे ही सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अनाबिन, आपको गूगल पे लिखना है अनाबिन, और नहीं तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करोगे और सबसे पहला जो लिंक है पोर्टल वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देंगे हम। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है और जो हम कोर्स पढ़ा है हमने बैचलर्स मास्टर्स में, क्या वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले टॉप पे जाके आप लैंग्वेज को चेंज कर लोगे, इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ अब इंग्लिश में आ जाएगा। देख रहे हो लेफ्ट साइड पे होम पेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो मैं इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कंट्री, अपनी कंट्री इंडिया मैंने सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम इंडिया, देखो IND, अब अपनी कंट्री लिखना, इंडिया यहाँ पे आ गया, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब नीचे प्लेस लिखेंगे, इंडिया में किस प्लेस से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स किए, मैंने न्यू दिल्ली से किए,
तो आप न्यू दिल्ली लिखोगे, ठीक है, दिल्ली नहीं आएगा इसमें, न्यू दिल्ली आएगा, न्यू दिल्ली आ गया। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल है, डीम्ड है, तो यहाँ पे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिख दिया क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करिए, सेंट्रल है वो। अब आते हैं हम नीचे, देखोगे अब आप नीचे आ गए, ये सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गई हैं। तो 10 पेज नीचे रिजल्ट और भी है, 100 पेज तक है। तो अगर आप इसमें देख पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप और आगे पेज को इंक्रीज़ कर देना, 15 पेजेस, 15 आ जाएंगे एक पेज पे लिस्ट, 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो मेरे को यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिल गई अपनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हीरा। और देखो H+ मतलब स्टेटस H+ होना चाहिए, मतलब ये रिकोगनाइज्ड है। H- में नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे आपको, H+। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी H+ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंडिया में है, कंट्री में, ठीक है, और लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली है। इस पर क्लिक कर लेते हैं हम, ये हमारी पूरी डिटेल आ गई यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हो या PDF में इसको सेव कर लोगे, ठीक है, प्रिंट लेके, और जहाँ भी आपको दिखाना है वहाँ पे दिखा सकते हो। एम्बेसी में इसकी एक कॉपी लगा देते हो साथ में आप, ठीक है। ये हो गया हमारा काम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यूनिवर्सिटी का काम हमने कर लिया। अब हमें आगे देखना है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब हमें डिग्री के अलावा हमें अपनी, अब हमें देखना अपना जो हमने जो बैचलर्स और मास्टर्स किए, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या वो रिकोगनाइज्ड है, वो डिग्री जो कोर्स हमने किया बैचलर्स और मास्टर्स में वो रिकोगनाइज्ड है कि नहीं, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरा पेज खोल लेते हैं, देखिए सर्च फॉर डिग्री इंडिया, कंट्री यहाँ पे ऑलरेडी एडिड हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी जो भी कोर्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज बैचलर्स लिख दिया, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे सर्च में देखेंगे, ये देखो बैचलर 3 इयर्स, अब 4 इयर्स का भी बैचलर होता है, 4.5 भी होता है, और ये मास्टर्स प्रोग्राम भी है, मास्टर फिलोसफी भी है। तो मैंने दोनों ही किया हुआ, बैचलर्स और मास्टर्स। तो मैं बैचलर्स पे क्लिक कर लूँगा यहाँ पे, ये पूरी डिटेल्स फिर दोबारा से आ गई है, और इसको भी हम प्रिंट लेके सेव करके रख लेंगे, ठीक है। ये आपकी डिग्री से ये कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज होते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह से लिस्ट ओपन होकर आएगी डिग्री की। तो आपकी डिग्री यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, जो भी डिग्री आपने करी है, ठीक है। आर्ट्स है, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, वोकेशनल है, वो सब इसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स पे करता हूँ या कंप्यूटर एप्लीकेशन पे करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका मैं यहाँ से प्रिंट ले सकता हूँ, जो आपको बताया था, और ये प्रिंट लेके हम सेव कर लेंगे और इसको हम दिखा सकते हैं जहाँ भी हमें दिखाना है। ये काम आपको करना है और इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट का। एनाबिन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसी को यूज़ करके हम अपनी डिग्रीज़ का पता लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।